राधे राधे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारी थर्ड वीडियो होगी मॉर्निंग की, जिसे हम वोकेबलरी प्लस कॉमन एरर के नाम से अपलोड करते हैं डेली। तो बच्चों, जो थर्ड वीडियो है आज, उसमें 10 वोकैब के वही वर्ड होंगे जैसे डेली 10-10 वोकेबलरी यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। प्लस उसमें बच्चों 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स या कॉमन एरर में से रहते हैं। तो आज के जो कॉमन एरर रहेंगे वो बच्चों रहेंगे रिलेटेड टू प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटेड टू प्रोनाउन रहेंगे, जिसमें सभी मिक्स प्रोनाउन होंगे। जैसे हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है रेसिप्रोकल हो सकता है रिफ्लेक्सिव हो। तो बहुत ध्यान से समझना है, और जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसके सब नोट्स प्रॉपरली बनाते जाओ बच्चों। प्रॉपर नोट्स बनाओगे, उम्मीद करता हूँ उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत शायद ना पड़े। ठीक है, आपको इतना अच्छे से वो समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं अपने किसी भी कॉन्सेप्ट को कोशिश करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा आसान भाषा में समझाने की, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े से बताते हैं कि हम सर इंग्लिश में बहुत वीक हैं। ठीक है, तो उनका ध्यान रखते हुए बच्चों उसको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश रखता हूँ हमेशा। तो करते हैं शुरू बच्चों। सबसे पहले सभी को हैप्पी लोहरी, क्योंकि आज 13 जनवरी है। आज के दिन बच्चों लोहरी मनाई जाती है। आप सभी के जीवन में पूरी खुशियां भर दे ठाकुर जी। ठीक है, इसी मनोकामना के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। अच्छे से एंजॉय करना है मूंगफली और रेवड़ी खा के। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे बच्चों वोकेबलरी के साथ। क्लास थर्ड है। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता चला है या किसी ने क्लास देखी नहीं है, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप टू स्टेप देखते चले बच्चों। बहुत अच्छे से समझ आएगी ये सीरीज, जो मॉर्निंग वाली सीरीज है हमारी, जिसे मैंने एक मॉर्निंग एनर्जी का नाम दिया है बच्चों। ये मॉर्निंग एनर्जी आपको एग्जाम में फील होगी कि कितने एनर्जेटिक आप हो चुके हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम शुरू करेंगे। थर्ड क्लास है आज की, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है जी, चलिए जय श्री राधे एक बार फिर से सभी को। बच्चों, आज के हमारे 10 जो वर्ड हैं जिन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, उनमें बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए शब्द हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीटेड वर्ड हैं एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि इन वर्ड से जो क्लास में पढ़ा रहे हैं हम, फिर भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन वर्ड है आज का हमारा आर्टिशियन। देखो, आर्टिशियन वर्ड अपने आप में कितना बेसिक शब्द है, जो आप डेली की लाइफ में सुनते रहते हो। जैसे एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, मतलब कलाकार कह सकते हो आप। एक आर्टिस्ट बोल देते हैं ना, जैसे आर्टिस्ट हो गया, आर्टिशियन हो गया। आर्टिशियन मतलब अपनी हाथ की कला में माहिर व्यक्ति। आर्टिशियन मतलब अपनी हाथ की कला में माहिर व्यक्ति, यानी वास्तुकला, वस्तु को बनाने में कलाकार एक व्यक्ति को क्या कहते हैं बच्चों? हम आर्टिशियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल वर्ड है। जहाँ बहुत सिंपल है, मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कराना चाहता, क्योंकि ये चीज़ें तो आप वैसे भी डे टू डे लाइफ में सुनते ही हो। सेकंड वर्ड है बच्चों इफिनिटी। ये बाय मिस्टेक इफिनिटी लिखा गया, इसे आप एफिनिटी करना, यहाँ पे ए आएगा, एफिनिटी करना। ठीक है बच्चों, ये एफिनिटी है। एफिनिटी का मतलब होता है बच्चों एक्जिसिव सिमिलरिटी। जो एक्जिसिव सिमिलरिटी है, इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के अंदर समान गुण होना। जैसे कि मान लेते हैं मेरे कोई 4 बच्चे हैं, 4 विद्यार्थी हैं, उन चारों के अंदर मैथ्स को लेकर या फॉर एग्जांपल इंग्लिश को लेकर बराबर बराबर ज्ञान हो चुका, यानी सभी के अंदर बराबर गुण हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के अंदर जब एक जैसा गुण पाया जाए, तो बच्चों उसके लिए शब्द होता है यूज एफिनिटी। एफिनिटी मतलब 2 एंड मोर देन 2। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोगों के अंदर गुण की बात की जाती है। बहुत सिंपल वर्ड है बच्चों। आर्टिशियन आपको याद हो चुका है। आर्टिशियन का मतलब है हाथ की कला में माहिर, हाथ से वस्तुओं को बनाने का माहिर व्यक्ति, कलाकार व्यक्ति। ठीक है, जो कि एक्सपर्ट है किसी ना किसी स्किल में जो कि हाथ से बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, एफिनिटी का मतलब समझ चुके हो। सिमिलरिटी है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में या 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में। चलो थर्ड वर्ड देखिए, अटेन वर्ड जो लिखा है टू गेट और ऑब्टेन समथिंग, इसका मतलब बच्चों बहुत सिंपल सा है, प्राप्त करना। यहीं से इसका मीनिंग क्लियर हो गया था। टू गेट मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। और का मीनिंग क्या है? या।
या तो आप इससे समझ जाओ, नहीं तो फिर इससे समझो। तो बच्चों अटेन का मतलब हम यहाँ से भी समझ पा रहे हैं, प्राप्त करना। 3 शब्द आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आर्टिशियन यानी कि कलाकार, वास्तुकार, एफिनिटी यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के अंदर समान गुण होना। अटेन का मतलब बच्चों प्राप्त करना। चलिए 4th वर्ड, बड़ा सिंपल और बड़ा अच्छा शब्द है ये। अल्मा मेटर का मतलब होता है बच्चों ए स्कूल, एक वो स्कूल जहां से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, एक वो कॉलेज, एक वो इंस्टीट्यूशन, एक वो ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी नहीं है स्कूल ही हो। जैसे मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, जैसे आप किसी कॉलेज से पास आउट हो गए, आप वहां से गुजर रहे हो, आपने बताया अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड्स को कि ये जो स्कूल दिखाई दे रहा है ना, कभी हम यहाँ पढ़ा करते थे, तो वो आपके लिए अल्मा मेटर हो गया। अल्मा मेटर का मतलब क्या है? एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा कॉलेज जहां से आपने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया बच्चों, उसी को बोलते हैं अल्मा मेटर। तो 4 वर्ड बड़े सिंपल वर्ड हैं जो आपको इजीली याद हो गए होंगे, आर्टिशियन, एफिनिटी, अटेन और अल्मा मेटर। इसके बाद है बच्चों 5th वर्ड हमारा एविएशन। सॉरी, एविएशन का मतलब होता है साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, यानी कि विमान बनाना और विमान उड़ाना, विमान बनाने की और विमान उड़ाने की कला। विमान बनाने की और विमान उड़ाने की कला को क्या कहते हैं बच्चों? एविएशन। एक बार फिर समझिए, विमान को बनाने की और विमान को उड़ाने की कला को एविएशन वर्ड यूज किया जाता है वहां पे। ठीक है जी। नेक्स्ट 6 वर्ड है बच्चों एफोनिया। एफोनिया का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज गायब हो जाना, आवाज का नुकसान हो जाना, आवाज खत्म हो जाना। ठीक है, यानी टोटल लॉस ऑफ वॉइस मतलब आवाज खत्म हो जाना, क्या कहलाती है? एफोनिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7th वर्ड है बच्चों एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है टू एंड अ लॉ एग्रीमेंट, यानी किसी नियम का या किसी संधि का अंत होना। किसी नियम या किसी संधि को समाप्त करने को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या है? टू एंड, समाप्त हो गया। क्या? लो यानी कि कोई कानून या कोई नियम या फिर कोई एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? हमने किसी प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट करा लिया 5 साल के लिए, मैं उसमें कोई बिजनेस कर रहा हूँ। मान लो मैंने एक इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए किसी प्रॉपर्टी को लिया और उस प्रॉपर्टी को मैंने 5 साल के लिए मकान मालिक से, लैंडलॉर्ड से 5 साल के लिए रेंट पे ले लिया, तो वहाँ पे बच्चों एक रेंट का एग्रीमेंट बनेगा। जो एग्रीमेंट बनेगा वो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा। तो वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे एब्रोगेट, यानी कि एब्रोगेट हो गया वो। एब्रोगेट मतलब खत्म हो गया वो नियम, वो कानून, अब दोबारा से हम रिन्यू करा सकते हैं उसी के 5 साल को या 10 साल के लिए, वो हमारी आपसी सहमति। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आर्किटेक्चर। बहुत बेसिक वर्ड है। आप जब मकान बनाते हो तो आपको इस व्यक्ति की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बच्चों हमारे पास जगह है मान लो 100 गज, या हमारे पास जगह है 50 गज। अब हम उस 50 गज को अगर अपने तरीके से बनाएं या 100 गज को अपने तरीके से बनाएं तो हमारा वही मेथड होगा, इधर 2 रूम बना दिए, इधर 1 रूम बना दिया। लेकिन आर्किटेक्चर जो है बच्चों वो एक कलाकार है, वो एक वैज्ञानिक है। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको एक एक इंच जगह की वैल्यू का पता है। आप और मैं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उस व्यक्ति का क्या काम है? हर एक फिट जगह को या हर एक इंच जगह को भी यूज में ले लेना। इसीलिए उस व्यक्ति का नाम क्या पड़ा? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया? आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की कला भी है इसके पास और विज्ञान भी है इसके पास। ठीक है बच्चों, आर्किटेक्चर का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। बच्चों जो अपने धर्म को ही छोड़ दे, जो अपने धर्म को छोड़ दे वो व्यक्ति एपोस्टेट कहलाएगा। जिस व्यक्ति ने अपने धर्म को छोड़ दिया, मान लो कोई सनातन धर्म को छोड़ रहा है, कोई ईसाई धर्म को छोड़ रहा है, कोई मुस्लिम धर्म को, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का अगर अपने धर्म को छोड़ दे रहा है ना, तो बच्चों वो एपोस्टेट कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 10th नंबर पे लिखा है एरोड्रोम। एरोड्रोम का मतलब है बच्चों ए स्मॉल एयरपोर्ट। अपनी देसी भाषा में कहूँ तो हवाई अड्डा, जैसे बोलते हैं ना बस अड्डा, तो इस तरह हवाई अड्डे को क्या बोलते हैं?
एरोड्रोम, एरोड्रोम का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, हवाई अड्डा। अ स्मॉल एयरपोर्ट यूज्ड मेनली बाय प्राइवेट प्लेन्स। जब भाई छोटा सा हवाई अड्डे का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास अपना प्राइवेट एक प्लेन है तो मैं उसके लिए छोटा सा ही तो हवाई अड्डा बनाऊंगा। इतने बड़े एयरपोर्ट का क्या काम है, बहुत बड़े एयरपोर्ट का काम क्या होता है, वहाँ पे कुछ फ्लाइट्स जा रही हैं तो बच्चों कुछ आ रही हैं, कुछ खड़ी हैं, तो बड़ा सा एक स्पेस चाहिए, तो वहाँ पर तो एयरपोर्ट वर्ड यूज होगा। लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या है, एरोड्रोम का मतलब है बच्चों जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सा स्पेस हो, यानी जहाँ पर एक प्राइवेट व्यक्ति अपने लिए मतलब एक पर्सनल विमान को खड़ा कर सके, उस व्यक्ति के लिए वहाँ पे एक वर्ड यूज होगा एरोड्रोम। ठीक है दोस्तों, एरोड्रोम मतलब अ स्मॉल एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा कहोगे। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कराना चाहता हूँ, इसको ध्यान से समझो। आर्टिसियन आपको पता चल चुका है, जो एक्सपर्ट है व्यक्ति अपनी कला में। एफिनिटी का मतलब है बच्चों दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के अंदर एक जैसे गुण होना। अटेन का मतलब होता है बच्चा पार्टी, प्राप्त करना। अल्मा मीटर वो स्कूल, वो संस्थान, वो कॉलेज, वो ऑर्गेनाइजेशन जहां से आपने शिक्षा को ग्रहण किया है। एविएशन का मतलब है बच्चों साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन, यानी विमान बनाना और विमान उड़ाने की कला। एफोनिया का मतलब है टोटल लॉस ऑफ वॉइस, यानी आवाज गायब हो जाना, आवाज का नुकसान हो जाना। एब्रोगेट का मतलब मैंने बताया था आपको, वो शब्द मतलब वो एग्रीमेंट जो खत्म हो जाए, कोई भी नियम या कानून जब समाप्त हो जाता है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, एब्रोगेट। आर्किटेक्चर है बच्चों आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी बिल्डिंग को, किसी मकान को, किसी बड़े से टावर को बनाने का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति आर्किटेक्चर है। एपोस्टेट अपने धर्म को छोड़ने वाला व्यक्ति। एरोड्रोम बच्चों हवाई अड्डा यानी कि एक स्मॉल एयरपोर्ट। तो उम्मीद करता हूं बहुत इजीली आपको ये सब समझ आ जाएंगे, बहुत आसान से शब्द हैं बच्चों। आज की 10 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारे वो फिनिश हुए। थर्ड क्लास थी, इससे पहले मैं 20 और करा चुका हूं 2 वीडियो के अंदर। तो बच्चों कॉन्सेप्ट आज का फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमारे पास 10 सेंटेंसेज हैं। उन 10 में से फर्स्ट सेंटेंस देखिए, बड़ा इजी, बड़ा कमाल का सेंटेंस है, बहुत बार पूछा गया। ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं टाइप किए हैं, ये सारे वो क्वेश्चन है बच्चों, कोई बैंकिंग में आया, कोई एचटेट में आया, कोई मान लो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, वो वहां से, यानी ये PYQ है आपके। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है बच्चों, सबसे पहला सेंटेंस है दिस बुक इज माइन एंड दैट इज। देखो बहुत आराम से इस बात को समझना। मैंने जब जब इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाई है या जहां भी आज तक पढ़ाई है, मेरा हर बच्चा ये चीज जानता है कि सर ने हमें एक बात सिखाई थी कि हेल्पिंग वर्ब के पास सबसे पहले जाना है। हेल्पिंग वर्ब है बच्चों आपकी इज। अब हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल पहले देखिए क्या लिखा है, बुक। हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लिखा है, बुक। तो बुक हो गया बच्चों आपका सब्जेक्ट, यानी जो हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के पहले जो आएगा बच्चों, यानी कि नाउन के पहले जो आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो नाउन है, बुक एक नाउन है, नाउन से पहले जो आएगा वो बच्चों एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी कि दिस यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है। ठीक है जी, दिस बुक इज माइन। अब देखिए इस हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चों यहाँ पे जो माइन आया ना, माइन है दोस्तों पोजेसिव प्रोनाउन। जिन बच्चों ने मेरी प्रोनाउन की क्लास अभी तक नहीं देखी है वो आराम से उस पूरी की पूरी क्लास को देखो, नोट्स बनाओ। ये हर एक बात मैंने उसमें बताई हुई है बच्चों। हर वक्त वो सारी चीजें उतनी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती जितना चैप्टर पढ़ाते टाइम की जाती हैं। अब मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो सारा टाइम चला जाएगा, तो आप वो चैप्टर साथ साथ देखते चलो। यहाँ पर देखिए माइन लिखा है, माइन जो है बच्चों वो पोजेसिव प्रोनाउन है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि एंड एक ऐसा वर्ड है बच्चों जिसको अपने पहले जैसा शब्द प्राप्त होता है ना, उसको अपने बाद में भी वैसा ही शब्द चाहिए। मैंने एक छोटी सी ट्रिक यूज की है इंग्लिश में यहाँ पर आपके लिए। एंड एक ऐसा शब्द है, अगर एंड के पहले यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है तो एंड के बाद भी यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन होगा। और एक बात समझिए, एंड से पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस पोजेसिव प्रोनाउन है तो एंड के बाद भी हेल्पिंग वर्ब प्लस पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। एंड के पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर पोजेसिव प्रोनाउन है। एंड के बाद जो ये इज दिखाई दे रहा है ये भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद भी क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन। तो बच्चों यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन 4 ऑप्शन में से ना तो योर है,
ना तो योर्स है ना तो यू है, इट मीन्स आपका आंसर योर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों योर्स लिखेंगे। जितने बच्चों ने प्रोनाउन का चैप्टर नहीं देखा है बच्चों वो जरूर देख लें। आपको ये चीज़ें इतना आसान लगेंगी ना, मजाक लगेंगी कि कुछ है ही नहीं इंग्लिश, लेकिन वो चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेशन में बच्चों थोड़ा हिंट दे सकता हूँ, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। सेकंड देखिए, रिया इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन के बाद अब हमें क्या फील करना वो देखना है। तो देखो बच्चों एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको आज। एक तो देन और एक एज, ये सभी चीज़ें अपने नोट्स में ऐड ऑन करना। एक तो देन और एक एज, इनके बाद वो प्रोनाउन आएगा, इनके बाद बच्चों वो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन का वो रूप आएगा, वो रूप आएगा जो इनके पहले यूज हुआ हो, जो इनके पहले यूज हुआ हो। समझाता हूं ये बात मैं आपको, एक बार फिर समझिए। देन दिख जाए कभी आपको और देन के बाद कोई खाली स्थान दिया हो, यहां पे कुछ भरना हो, तो देन और एज के बाद वो प्रोनाउन भरना है आपको जो उससे पहले आया हो। मतलब नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी चीज। मैं यहां पे नाउन भी लिख दूं, कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो नाउन या प्रोनाउन का वो रूप आएगा जो इसके पहले यूज हुआ हो। तो बच्चों इस देन के पहले एक एक शब्द को चेक करते चलो कि नाउन या प्रोनाउन किस रूप में आया है, सब्जेक्ट की तरह आया है या ऑब्जेक्ट की तरह आया है। तो देन के पहले बच्चों जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है वो कोई नाउन नहीं है। ब्यूटीफुल थोड़ी ना नाउन होता है, ब्यूटीफुल तो किसी की क्वालिटी है, क्वालिटी को एडजेक्टिव कहते हैं, तो ये कोई नाउन नहीं है। ब्यूटीफुल के पहले जो एंड है वो एक कंजंक्शन है, दो शब्दों को जोड़ने का गुण रखता है कंजंक्शन। यानी ये जो एंड है इसका काम क्या बच्चों, दो एक जैसी चीजों को जोड़ना। आप देख भी रहे होगे एंड के पहले इंटेलिजेंट है जो कि किसी का गुण बता रहा है, एंड के बाद ब्यूटीफुल है जो भी किसी का गुण बता रहा है। यहां पे भी मैंने एंड के बारे में क्या कहा था, एंड दो समान चीजों को जोड़ता है, यानी एंड कंजंक्शन है। ब्यूटीफुल क्या है बच्चों, यहां पर किसी का गुण बता रहा है, जो गुण बताए वो एडजेक्टिव, जो जोड़ने का काम करे वो कंजंक्शन, तो ये कंजंक्शन है। फिर ये भी गुण बता रहा है तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव। लो मैं इसके ऊपर लिख भी दूं, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, इसे कंजंक्शन कहोगे बच्चा पार्टी। ठीक है जी। इसके बाद इंटेलिजेंट से पहले जो मोर है वो भी एक एडजेक्टिव है, बट वो एडजेक्टिव की डिग्री है। एडजेक्टिव के चैप्टर में समझाऊंगा सारी चीजें। अब उसके पहले बच्चों यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का हो या वर्ब, वर्ब के चैप्टर से लिया गया। और उसके पहले जो वर्ड है बच्चों वो एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने का अधिकार बच्चा पार्टी या तो नाउन को है या प्रोनाउन को है। प्रोनाउन के चैप्टर में पूरी शिद्दत के साथ इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, प्रोनाउन की जितनी भी वीडियो चैनल पे पड़ी हो सारी देख लेना। अब आप खुद देखो, उस देन से मैं देन से जैसे बैक होता हुआ आ रहा हूं तो मेरे को कोई भी शब्द अभी तक नाउन या प्रोनाउन नहीं मिला था, सिर्फ कौन मिला था, रिया। और रिया बच्चों नाउन तो है, लेकिन इस सेंटेंस में किस तरह यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह। रिया इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। कैसे पता चला, हेल्पिंग वर्ब के जो पहले आ जाए गुरुजी वही तो सब्जेक्ट होता है, तो रिया तो सब्जेक्ट है। तो बच्चों केस सोल्व हो गया तो हमारा। अब इस देन के बाद हम भी क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, चार में से देखो जो माइन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने माइन के बारे में आपको बताया था, पोजेसिव प्रोनाउन है ये, यानी ये सब्जेक्ट नहीं है। ये किस टाइप का प्रोनाउन है, पोजेसिव। तो हम माइन को यहां पर नहीं रख सकते। माई सेल्फ, मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में बता रखा है, सेल्फ या सेल्व्स जिस शब्द के साथ जुड़ जाए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव है, ये प्रोनाउन तो है लेकिन पोजेसिव है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा। मी बच्चों ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जहां पर हमें प्रोनाउन का यूज एक ऑब्जेक्ट की तरह करना होता है वहां पर हम मी का यूज करते हैं। हमें तो सब्जेक्ट की तरह यूज करना लिखा हुआ है वहां, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आई,
यानी रिया इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन आई। बोलने में अजीब लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेस्ट नहीं करना है, इसको खाना थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इट इज। बच्चों ये बात मैंने पढ़ाई थी आपको कि जो इज है ना, मैंने इज के बारे में एक बात समझाई थी, इज एम आर वोज और वर, इसके बारे में मैंने कहा था बच्चा पार्टी बी की फॉर्म है ये। इन सभी को हम क्या कहेंगे, बी की फॉर्म, ये सभी बी की फॉर्म है, ठीक है। चलो समझो अब, अगर कभी आपका सेंटेंस इट से शुरू हो जाए और इट के बाद बी की फॉर्म आ जाए, इट से शुरू इट के बाद बी की फॉर्म आ जाए, तो बी के बिल्कुल बाद बच्चों सब्जेक्ट भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, यानी हिम भी आ सकता है और ही भी आ सकता है। हिज को और इसको तो काट ही दो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो हिम आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट आएगा तो ही आ जाएगा, दो की जरूरत है। फिर समझिए, अगर सेंटेंस इट से शुरू हो जाए, इट के बाद बी की फॉर्म दी हो, इज दिया हो, वोज दिया हो, ठीक है, तो इस बी की फॉर्म के बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, डिपेंड करता है। अगर आपका सेंटेंस आगे भी है, आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, तो बच्चों सब्जेक्ट आएगा, यानी कि यहां आएगा ही। और अगर सेंटेंस बच्चों यहीं तक फुल स्टॉप होता तब ही आता, यानी ऑब्जेक्ट आता। सब्जेक्ट कब आएगा बी की फॉर्म के बाद, जब सेंटेंस कंटिन्यू चल ही रहा हो, तब तो आएगा सब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस वहीं पे इट इज और एक वर्ड चाहिए बस, तो आप हिम लिखकर फुल स्टॉप लगा दो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू। टू के बाद बच्चों बहुत ज्यादा बच्चे यहां पर आई फील करेंगे, ठीक है, जो कि सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आई फील करोगे तो एम भी चाहिए तुम्हें, आई एम गोइंग टू आर हाउस, कुछ इस तरह का होना चाहिए, लेकिन आपके पास तो कहीं एम है ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ समझ के क्वेश्चन करोगे, पेपर में एकदम एक्सीलेंट काम करके आओगे आप। देखो, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू, टू के बाद गोइंग है। अगर कभी इस सिचुएशन में आप फंस जाओ, किस सिचुएशन में कि एक खाली स्थान दिया हो और खाली स्थान के बाद बच्चों क्या दिया गया हो, V1 प्लस ING। कभी अगर इस तरह का कोई भी खाली स्थान आ जाए, मतलब कोई भी ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, इस सिचुएशन में अगर आप फंस जाओ कि V1 प्लस ING दिया और उसके पहले कोई ना कोई प्रोनाउन लगाने की बात हो, ये जितने 4 वर्ड दिए ये सारे के सारे आपके प्रोनाउन के चैप्टर से हैं, तो कोई भी इनमें से लगाने की बात हो, तो पहले तो सुनो, V1 प्लस ING जो यहाँ पे यूज हुआ है ना बच्चों, उसके पहले हमेशा हमेशा आपको माई का यूज करना है, मतलब इस टेबल का यूज करना है बच्चों, इस टेबल का, माई, योर, देयर, आर, हिज और हर। इस टेबल का नाम है पोजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन जरूर देखना भाई, बात बनेगी नहीं। अगर कभी भी आपको V1 प्लस ING के पहले प्रोनाउन के ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट करके लगाना पड़े, तो बच्चों आप इस टेबल में से किसी एक को लगाना, यानी इस टेबल में माई है तो मैंने माई लगा दिया। ऐसा क्यों? अगर इस क्यों को जानना चाहते हो तो एक सेकंड और समझो। जो V1 प्लस ING है ना, ये इसको यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम दिया जाएगा, इसको यहाँ पर नाम दिया जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले बच्चों हमेशा एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो ये कैसा एडजेक्टिव है दोस्तों? पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि V1 प्लस ING के पहले आप एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो। एडजेक्टिव का यूज क्यों करते हैं वहां पर? क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए वहां पर, ठीक है जी। चलो इतनी बात समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ना समझ आए तो कमेंट्स करना, मैं दोबारा समझाऊंगा। चलो बच्चों, लास्ट 6 सेंटेंस और बचे हमारे, और इन 6 के 6 सेंटेंसेस के अंदर आपके सामने सारे के सारे प्रोनाउन के चैप्टर से लिए गए हैं दोस्तों। बहुत आसान सीरीज है, इस सीरीज को आराम से देखकर नोट्स बनाना, क्वेश्चन लगाना, अपने एचटेट का प्रीवियस ईयर पेपर उठाना। पक्का इनमें से क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा तुम्हें, पक्का मिलेगा। 101 नहीं 1001% बोल रहा हूँ मैं आपको, और आप इजीली उड़ा दोगे उस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझना, बस ध्यान से 10 क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद चाहे 1000 क्वेश्चन लगा लेना। देखो 5th क्वेश्चन है हमारा, यू एंड शी हैव चीटेड। यू एंड शी हैव चीटेड के बाद बच्चों डैश दिया है और नेबर,
यानी कि देखो इन शब्दों के बारे में थोड़ी सी आपको एक बात समझाता हूं। आई प्लस यू अगर होता तो आप वहां पर यूज कर सकते हो आर को। यहां पर यू तो है लेकिन आई नहीं है, इसका मतलब आप आर का तो यूज कर ही नहीं सकते, इसका मतलब आप आर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं देयर की, तो देयर के लिए आप अगर यहां पर एक शी हो, एक यहां पर ही हो, और भी एक दो बंदे हो, तो बच्चों आप यहां पर यूज कर सकते हो देयर को। यानी यू का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया, तो हटा दो इसको भी। अगर मैं हर की बात करूं तो अगर अकेला शी होता तो शी के लिए आप यूज कर सकते थे हर, तो हर भी नहीं है यहाँ पे, तो अकेला शी थोड़ी है, यू भी है, तो बच्चे यहाँ पर आंसर हो जाएगा योर। इन सब चीज़ों को लिखते जाना। क्वेश्चन नंबर 6, आई डू नॉट लाइक। आई डू नॉट लाइक पर ज़्यादा ध्यान मत देना, आप मेरे इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। अगर ऑफ के पहले आपको कोई भी प्रोनाउन भरना पड़ जाए, फील करना पड़ जाए ऑफ के पहले, जैसे एनी ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, सम ऑफ, ऐसा कुछ, तो बच्चों इस ऑफ के बाद की काउंटिंग देख लेना, नंबर देख लेना। क्या दिया हुआ है? 2। 2 के लिए तो इधर यूज करते थे गुरुजी हम, तो काहे समय खराब करोगे। तुसी टेंशन ना लो बच्चों, बिल्कुल इजी भाषा में समझाएंगे हम आपको। अब देखो, माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आपको कि बच्चों एज और देन, एज और देन के बाद वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा जैसा उसके पहले यूज हुआ हो। ठीक है, एज और देन के लिए समझा दिया। अब एक चीज यहां पे और समझनी है। सबसे पहले देख पा रहे होगे कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो लिखा है ना, लिखा है माई व्यूज। क्या लिखा है? माई व्यूज। ओके जी, अगर आप माई व्यूज को ना लिखना चाहो तो आप माइन भी लिख सकते हो। माइन का मतलब क्या है यहां पर? माइन का मतलब है एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को अगर मिला दें तो वर्ड बनता है पॉजेसिव प्रोनाउन। दोबारा समझो, हेल्पिंग वर्ब के पहले जिस तरह आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन आया हो ना, उसी तरह आपको यहां के खाली स्थान में भी फील करना है। तो देखो बच्चों, जैसे फ्रॉम के बाद मैं क्या लगाऊं? अगर मैं सिर्फ यू लगाऊं, बिल्कुल आराम से समझो कूल होके, अगर मैं सिर्फ यू लगाऊं तो यू तो अकेला हो जाएगा, यू के बाद नाउन तो आया ही नहीं। नाउन मतलब व्यूज। आपको जो भी कुछ यहां पर लिखना है ना, वो विद नाउन लिखना है, यानी अकेले नहीं लिखना, उसके साथ नाउन होना जरूरी है। तो देखो समझो इस बात को, यू अकेला, यू के साथ कभी नाउन नहीं आ सकता। आप यू व्यूज थोड़ी लिखोगे, तो यू के साथ कभी नाउन नहीं आता। योर के साथ अगर लिखा होता योर व्यूज, अगर यहां पर इसी ऑप्शन में होता योर व्यूज, तो हम यहां क्या लिखते? योर व्यूज। पढ़ के देखो, माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर व्यूज। ठीक है, तो योर व्यूज तो ठीक हो जाता, लेकिन योर व्यूज तो नहीं है, ये तो अकेला योर है। कट करो। मैंने क्या कहा? बिना नाउन के यहां कुछ भी मत लिखना आप, क्योंकि आपके यहां पर देखो क्या स्ट्रक्चर है। यहां पर है आपके पास एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो यहां भी क्या आएगा? एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है जी, तो यहां पर मुझे एडजेक्टिव तो दिखाई दिया योर, लेकिन उसके साथ नाउन तो नहीं दिखाई दिया, काट दो इसको। फिर देखो योर सेल्फ। योर सेल्फ तो दोस्तों कभी नाउन के साथ है ही नहीं, यानी योर सेल्फ के बाद भी नाउन नहीं है, तो योर सेल्फ भी यहां नहीं आएगा, क्योंकि सेल्फ, सेल्फ वाले वर्ड क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और हमें यहां क्या चाहिए? एक एडजेक्टिव चाहिए और एक नाउन चाहिए। तो बच्चों जो योर्स लिखा है ना, योर्स का मतलब क्या हो जाएगा? देखो योर्स को समझो एक बार। योर्स का मतलब हो जाएगा योर प्लस नाउन, योर्स प्लस योर प्लस नाउन, और इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो नाम क्या पड़ता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर आपको ये बात समझ भी ना आ रही हो तो बस इतनी बात याद रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले एडजेक्टिव प्लस नाउन आया है तो हेल्पिंग जो यहाँ पे इन ऑप्शन में से हमें चाहिए ना, वो भी एडजेक्टिव प्लस नाउन चाहिए। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन कौन है? ये। तो आंसर यहाँ पर होगा योर्स। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत आसान है 8 तो। दे इंजॉयड, बच्चों जो ये इंजॉयड नाम की वर्ब है ना, इस वर्ब को अपने बाद हमेशा हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। कैसा प्रोनाउन चाहिए जी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके पास कौन कौन नहीं है? देयर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, देयर्स नहीं है, बचे दो। अब थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। देखो दैम जो है ना, दैम, ये सब प्रोनाउन में पढ़ा रखा है मैंने। दैम जो है वो दे से बना है, दे से बना तो ये प्लूरल है, क्योंकि दे भी प्लूरल है तो दैम भी प्लूरल है। और प्लूरल वर्ड के साथ बच्चों प्लूरल वर्ड जुड़ता है। प्लूरल वर्ड के साथ क्या जुड़ता है? प्लूरल वर्ड। ये दोनों के दोनों ऑप्शन ना सेम हो गए बाय मिस्टेक। यहाँ पर ये सेल्फ था, ये क्या था? सेल्फ। तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, दैम सेल्व्स होना चाहिए, दैम सेल्व्स। क्योंकि देखो सेल्व्स क्या है? प्लूरल वर्ड है, और दैम क्या है? प्लूरल वर्ड है। तो प्लूरल का कॉम्बिनेशन प्लूरल के साथ, तो यहां पर दैम सेल्व्स आना चाहिए, क्योंकि हमें यहां पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिस वर्ड के पीछे सेल्फ या सेल्व्स लिखा हो उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आज से याद रखना, जब भी इंजॉय नाम की वर्ब आएगी उसके बाद आपको बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना ही करना है। चलो 9th देखो, राखी इज द गर्ल, राखी इज द गर्ल डैश हैज पास्ट। बच्चों इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, थोड़ा जिक्र किया गया प्रोनाउन के चैप्टर में इनका भी। तो रिलेटिव प्रोनाउन जब यहां यूज होगा ना, जब यहां पर चेक करो, देखो यहां पर वर्ड कौन है? एक लिविंग नाउन, यहां पर एक जीवित नाउन की बात हो रही है, एक लिविंग नाउन है। जब यहां पर बच्चों लिविंग नाउन होगा और यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब होगी, तो उनके बीच में आपको हु का प्रयोग करना है, ना कि दैट का, ना कि हुज का, ना कि विच का। क्या यूज करोगे? हु का यूज करोगे। राखी इज द गर्ल हु हैज पास्ड। और लास्ट आज का सेंटेंस है बच्चों, वी इंजॉयड। इस सेंटेंस को देखते ही अपने आप हो जाना चाहिए, इंजॉय के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है। और एक चीज और समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। देखो यहां पर इस वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट क्या था? दे। तो दे के हिसाब से यहाँ दैम सेल्व्स आना चाहिए। मान लो ऑप्शन में आर सेल्व्स भी होता, माई सेल्फ भी होता, तो आप भरोगे वही जैसा सब्जेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? वी। वी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर शूट हो रहा है? आर सेल्व्स, ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, माई सेल्फ भी दिया है लेकिन आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तो वी है। अगर सब्जेक्ट होता आई तो यहाँ पर आता माई सेल्फ, अगर सब्जेक्ट होता ही तो यहाँ पर आएगा हिम सेल्फ, सब्जेक्ट होता दे तो आता देम सेल्व्स। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आपको कोई भी इसमें दिक्कत आए, डाउट आए, किसी तरह की भी परेशानी आए, आप कमेंट्स कर देना कि सर हमें इस वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप अपनी इस वीडियो को डेली मॉर्निंग एनर्जी के नाम से जो हमने वीडियो 3 दिन से डालनी शुरू की है, इसके बच्चों नोट्स बनाते जाओ। आप आने वाले पेपर के अंदर ये चेक करना कि इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे मिलेंगे आपको। ठीक है, इस क्योंकि ये सेलेक्टेड मटेरियल है, ये कोई चैप्टर नहीं है। जैसे मैंने आज ये जो 10 क्वेश्चन लिए हैं, ये बच्चों सारे प्रीवियस ईयर लिए हैं। जो मैंने वोकैबुलरी ली है वो भी प्रीवियस ईयर है। यानी कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, वो आपके मॉर्निंग के आधे घंटे या 40 मिनट में समाप्त हो जाते हैं। तो उसको डेली के डेली पढ़ते जाओ, उसको होल्ड मत कर देना। उसको ऐसा मत सोचना मैं संडे वाले दिन 7 दिन की वीडियो पढ़ूंगा, होच पोच कर लोगे खुद को। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो मैंने रिकॉर्डेड अपलोड करूंगा, लेकिन कल से ये क्लास लाइव ही रहेगी। सुबह 6:30 बजे आपकी क्लास लाइव रहेगी। 10 वोकैबुलरी और 10 कॉमन एरर या फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे सुबह 6:30 से 7:10, 7:15, मतलब 40 मिनट 45 मिनट लास्ट लगती हैं। क्योंकि कोई कोई वर्ड ऐसा होता है बच्चों, कोई कोई पॉइंट ऐसा होता है जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, तो मैं सिर्फ ही आपको 30 मिनट कहूँ। फिर बच्चों के कमेंट्स आए, सर जी ये तो 40 मिनट हो गई, क्योंकि कुछ बच्चों का ध्यान सिर्फ टाइमिंग पे होता है, फिर कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, वो टाइमिंग बताने लग जाएंगे फिर। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, इसलिए आप वीडियो के नोट्स साथ साथ बनाते चलना। जो भी बच्चा ये सोचता है सर नोट्स बनाने से समय खराब होता है, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, पेपर के नज़दीक नोट्स बनाने से समय खराब होता है, लेकिन नोट्स को लिखते लिखते भी चीज़ें याद होती हैं, इस बात को भी आप मना नहीं कर सकते। आप उनको ना लिखना, जब आप पढ़कर किसी चीज़ को लिख रहे हो तो आपको इतनी अच्छे से याद हो जाती है वो,
क्योंकि आप खुद से लिख रहे हो, किसी से लिखवा नहीं रहे हो। तो आप जब लिख रहे हो तो समझ समझ के लिखते हो आप। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, आज शाम को 8 बजे। जय श्री राधे सभी को।